हेलो क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बीएसटी के सेकंड चैप्टर के आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगी, जिसमें हेनरी फ्योल के 7 प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगी। इसके पहले की वीडियो में मैंने 7 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए, और ये वीडियो आज का लास्ट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8 प्रिंसिपल्स सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब किसी चीज को सेंटर्ड करना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब उसको बिखेर देना। ठीक है, डिसेंट्रलाइज करना, बिखेर देना। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज को लेके बात करेंगे? पावर को लेके बात करेंगे। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू concentration of authority or power in few hands at the top level. Decentralization means evenly distribution of power at every level of management. तो हेनरी फ्योल ने बताया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पावर को, जो मेजर अथॉरिटी पावर होते हैं, वो कुछ के हाथ में होना चाहिए। कुछ के हाथ में होने का मतलब क्या है? टॉप लेवल मैनेजर्स के पास होने चाहिए, और कुछ पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, ताकि हर एक लेवल पे लोग अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। अथॉरिटी उनको मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्योल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज। पूरी तरीके से ना तो वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, इससे क्या होगा कि काम डिले हो सकता है, और ना ही पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। नहीं तो जो छोटे लेवल के मैनेजर्स होते हैं या छोटे लेवल के स्टाफ एम्प्लॉयज होते हैं, वो फिर बॉस बनना शुरू कर देते हैं। बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आपका बिजनेस है, जैसा साइज है, नेचर है, उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अ स्मॉल organization can be well organized and managed with the centralized technique, but a large organization has more decentralization than small. छोटा संस्था है तो वहाँ पे आप सेंट्रलाइज करके काम को कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आप सेंट्रलाइज करके काम को कर ही नहीं सकते। काम पूरी तरीके से डिले हो सकता है। सेकेंडली, इफ एम्प्लॉयज आर इफिशियंट एंड कॉम्पोनेंट, then they can be trusted by having decentralization, but employees are not fully developed and are less in number, then there must be centralization. इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर आपके फर्म में एम्प्लॉयज बहुत ही इफिशियंट है, बहुत ही कॉम्पिटेंट मतलब दक्ष है, उनकी मतलब कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो उन पे भरोसा किया जा सकता है और पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर एम्प्लॉय कम स्किल्डफुल है, कम डेवलप्ड है, और नंबर में कम है, तो उस टाइम पे फिर सेंट्रलाइजेशन ही बेटर होगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट देखिए यहाँ पे क्या होता है। बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों से फायदा हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन जो एकदम बड़े बड़े टॉपिक पे या कोई बड़े मुद्दों पे निर्णय लेना हुआ या डिसीजन लेना हुआ, तो वो सेंट्रलाइजेशन का फायदा होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन जैसे छोटे मोटे लेवल पे जो डिसीजन लेना होगा, उसको डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। तो इससे दोनों ही जगह पे फायदा हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर, फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। तो देखिए, ऑपरेशनल लेवल कौन सा होता है? फैक्ट्री होता है, जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाता है अगर डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पे नियम चल रहा है तो। और क्या होता है कि टॉप लेवल उस चीज़ को कंट्रोल भी कर लेते हैं और काम भी अच्छे से हो जाता है। अगर हम इसका वॉयलेशन करते हैं तो देन क्या इसका रिजल्ट आएगा? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। ये मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि अगर सेंट्रलाइजेशन पूरी तरीके से टॉप लेवल के पास होगा, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने में डिले हो सकता है। फिर छोटा वाला जो लोअर लेवल का ऑपरेशनल लेवल का वर्कर्स है, वो बार बार जाके अपने बॉस से पूछेगा, फिर बॉस ऊपर जाके पूछेगा, देन फिर उसके बाद एक्शन करेगा, तो इट विल टेक टाइम। सेकेंड हो जाएगा, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। और पूरी तरीके से किसी को डिसेंट्रलाइज भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग अथॉरिटी का मिसयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 9th नंबर पे हम लोग प्रिंसिपल्स को देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन, इसके मतलब को हम लोग समझेंगे कि फर्म में कोई भी काम होगा ना, तो वो एक सिस्टमैटिक से होना चाहिए। कोई इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह एकदम लाइन वाइज लाइन होना चाहिए। इसी को स्केलर चेन का नाम दिया हेनरी फ्योल ने। तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट बने, ये टॉप लेवल का है, तो यहाँ से आपको गुजर के यहाँ से जाना पड़ेगा, तो ये आपको कुछ पाथ फॉलो करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक चेन को फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम लोग स्केलर चेन कहते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको इमरजेंसी है, आप इतना चेन फॉलो नहीं कर सकते, तो आप उस टाइम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। इन केस ऑफ इमरजेंसी में इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। स्केलर चेन, स्केलर चेन मीन्स अ लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट से लोअर रैंक का एक यहाँ पे चेन बना दिया गया है। फ्योल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड
strictly in the organization for all kind of communication. No skipping of any one key should be allowed. तो उन्होंने क्या बोला था कि एक ऐसा चेन बना दिया जाए जिसमें कि लोएस्ट हाईएस्ट का कैटेगरी बना के और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्किप नहीं करना, वो हर एक लेवल पे पहुंचना चाहिए, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को वो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, व्हेन ए इज अ हेड ऑफ टू डिपार्टमेंट ऑन department consists of B, C, D, E, F and another consists of L, M, N, O, P. According to the scalar chain principles, if E wants to contact O, he has to move through E, D, C, B, A, L, M, N, then O. तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये ए है, ये हेड है, इसके पास दो डिपार्टमेंट कंसिस्ट ये करता है। तो अगर इसको बात करना है, ई को बात करना है ओ से, तो वो डायरेक्ट नहीं बात करेगा, उसको इस चेन को फॉलो करना पड़ेगा। पहले डी के पास, फिर सी के पास, फिर बी के पास, फिर ए के पास, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, तब जाके वो ओ तक कम्युनिकेशन पहुंचाएगा, अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा। तो इसी को हम लोग स्केलर चेन कहते हैं। क्लियर है? और अगर इमरजेंसी का केस होगा इसको तो हम लोग गैंग प्लान कहेंगे। क्लियर है? अब इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, जिसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है। In the case of emergency and urgent information, fuel permitted a shortcut in the chain which is called gang plan. अगर इमरजेंसी है, जल्दी बात करना है, वो नेसेसरी है, तो उस टाइम पे हम लोग शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं, जिसको गैंग प्लान कहते हैं। गैंग प्लान परमिट डायरेक्ट कम्युनिकेशन between the employees working in different position without following the scalar chain. उस टाइम पे कोई भी स्केलर चेन को फॉलो किए बिना हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये था इनका 9th प्रिंसिपल, जिसको हम लोग जानते हैं स्केलर चेन के नाम से। तो आपको इसको सिंपल से याद रखिए, स्केलर चेन, चेन मतलब एक ऐसा चेन बनाया गया है जिसको कि लोअर से लेके हाईएस्ट बनाया गया, और अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है तो वो डायरेक्ट बात नहीं करेगा, वो एक फिक्स्ड चेन फॉलो करके कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करेगा। और इमरजेंसी है तो उस टाइम पे वो डायरेक्ट बात करें, इसको हम लोग गैंग प्लान कहते हैं। अगर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत सही तरीके से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फ्लो किया जाता है। सेकेंड, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन गैप कहीं नहीं होता है, हर जगह बातों को पहुंचाया जाता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है। और अगर इसी प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसका वॉयलेशन करते हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा? तो उसका फर्स्ट होगा कि देयर में भी कम्युनिकेशन गैप, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज हो सकता है किसी कंपनी के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे और अपने हिसाब से लोग अपना काम करेंगे। सेकेंड, नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अब यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई भी रिलेशनशिप आपको समझ में नहीं आएगी, किसके पास कितना अथॉरिटी और किसके पास कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर इस प्रिंसिपल्स का वॉयलेशन किया जाए तो ये दो इसके बैक इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 10th है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जनरली किसी को ऑर्डर देना, यहाँ पे वो उसका मतलब नहीं होगा। ऑर्डर का मतलब होगा कि कोई चीज़ को व्यवस्थित तरीके से रखना, एक ऑर्डर में रखना, अरेंज करके रखना, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। जैसे आप इधर एक इमेज देख सकते हैं, ये एक मॉल है, मल्टीप्लेक्स मॉल है, जिसमें कि देखिए हर एक चीज़ ऑर्डरली रखा गया है। यहाँ पे ग्रोसरी का आइटम दिख रहा है आपको, ताकि लोगों को सामान खोजना ईजी पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हैं मॉल में और वो मॉल में आपको हर तरीके का चीज़ मिलता है, वहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, ग्रोसरी का भी आइटम मिल जाएगा और खाने पीने का भी सामान मिल जाएगा। तो आपको अगर जो भी चाहिए आपके नीड के अकॉर्डिंग, तो आप सीधा उस सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से उस सामान को पिक कर लेंगे। तो मतलब अगर वहाँ पे सामान ऑर्डरली लगा होगा तो आपको सामान खोजना उतना दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत ईजी तरीके से मिल सकता है। तो यहाँ पे फ्योल ने भी इस प्रिंसिपल को फॉलो किया था कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, सामान को, रिसोर्स को, सबको एक ऑर्डर में होना चाहिए ताकि टाइम का वेस्टेज ना हो। ठीक है, इसको पढ़ के तो इसको देख लेते हैं। In this principles, order does not means command, but it refers to orderly arrangement of men and material that is fixed place for everything and everyone in the organization. तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ऑर्डर का मतलब किसी को कमांड देना नहीं होता। ऑर्डर का मतलब होता है कि आप चीज़ों को ऑर्डरली अरेंज करिए, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो और चाहे वो कोई सामान ही क्यों ना हो, सबका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। अगर आप ही अपने घर को ऑर्डरली सजा के रखते हैं तो आपका सामान आपको जल्दी मिल जाता है, लेकिन अगर आप कोई सामान कहीं से लेके कहीं और फेंक के रख देते हैं तो ज़रूरत के समय आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही बोला जाए, सबका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। जैसे कि अगर मैनेजर है तो मैनेजर का एक फिक्स केबिन होना चाहिए कि उसको यहाँ पे बैठना है,
और अगर कोई मैनेजर से मिलना चाहता है वो डायरेक्ट उसके केबिन में जाएगा, ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में इधर उधर भटकेगा, उसको खोजेगा। ठीक है। Fayol insists that there must be a fixed place to keep every material and things used in organization, and fixed place or seat or cabin for every employees of the organization, so that no time and energy is wasted in search of any material or any person. I hope ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी चीज़ को, अगर इंसान है तो उसका एक फिक्स्ड केबिन होना चाहिए, सीट होना चाहिए, उसको बैठने का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, ताकि हमको अगर किसी से मिलना है तो हम डायरेक्ट उसके केबिन में जा सकते हैं। और सामान का भी वही है कि सामान का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, अगर हमको नीड है तो हम उस जगह से जाकर उसको ले सकते हैं, फिर वापस यूज़ होने के बाद वहीं पे रख देंगे। तो इसी को बोला गया कि अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव होता है। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मेन और मटेरियल, यहाँ पे आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपको पता है एग्जैक्ट कि उसका प्लेस क्या है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके उसको ले सकते हैं, या आप व्यक्ति है तो मिल सकते हैं। और सेकंड क्या होगा, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होगा ना वो बहुत सिस्टम के साथ और स्मूथ होगा, कहीं कोई रुकावट नहीं होगा, एकदम आराम से काम होगा, कोई डिले नहीं होगा। और इसी को अगर वॉयलेशन करते हैं तो इसका बैड इम्पैक्ट हो सकता है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मेन एंड मटेरियल, समय का बहुत बर्बाद होगा, एनर्जी भी बर्बाद होगा खोजने में इंसान को और सामान को। नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम, और ज़रूरत के समय राइट पीपल के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, या ज़रूरत के समय हमको सामान नहीं मिलेगा अगर हम ऑर्डरली उसको नहीं रखेंगे, तो यही इसका बैड इम्पैक्ट होगा। अब हम लोग 11th प्रिंसिपल्स को देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है समानता, हर एक व्यक्ति को एक समान देखना है, ना कि कम या ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये तराजू बैलेंस, देखिए दोनों एक बराबर है, तो मतलब क्या है, सबके साथ इक्वालिटी का हम लोग बिहेव करेंगे। ठीक है। Equity refers to kind, fair, and just treatment to employees. If a manager is biased in dealing with employees, then employees will get dissatisfied and will not contribute to their maximum capacity. अगर यहाँ पे जो मैनेजर है वो बायस्ड हो जाए, बायस्ड मतलब एक के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो दूसरे के साथ गलत बिहेव कर रहा है, तो ये देखते हुए ना जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, और वो अपना 100% नहीं देंगे, जितना उनके पास कैपेसिटी उससे वो कम ही काम करेंगे। काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट विद वर्कर्स इंश्योर्स लॉयल्टी एंड डिवोशन, अगर वहीं पे वो सबके साथ अच्छे से व्यवहार करे, काइंड रहे, दयालु रहे, तो इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में एक लॉयल्टी और डिवोशन का रिलेशन डेवलप हो जाता है। इट डज नॉट मीन यूज ऑफ नंबर फोर्स, rather he said lazy personal to be dealt externally to send the message that everyone is equal in the eyes of management. There should be no discrimination on the basis of the caste, gender, religion, language, nationality etc. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेल्ट एक्सटर्नली का मतलब होता है सख्ती से पेश आना, किसी के साथ फोर्सफुली काम करना, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि इक्वालिटी का ये मतलब नहीं, अगर कोई भी आपके फॉर्म में लेजी है तो आप उसको शक्ति से पेश आए, उसको मैसेज दीजिए, ऐसा नहीं। आपके नज़र में सब एक समान होना चाहिए, एज अगर आप मैनेजर है तो आपकी नज़र में सब एक समान होना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसके बेसिस पे, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनलिटी, इन सब के बेस पे हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, जितने भी एम्प्लॉय होंगे, जितने भी वर्कर्स होंगे, उनके माइंड में एक रिवॉल्यूशन होगा, अच्छा पॉजिटिव वो सोच रखेगा, वो एक अच्छा पॉजिटिव सोच रखेगा अपने मैनेजर की टूवर्ड्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव और नेशनलिटी। तो यही बात है कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, सबके साथ एक समान व्यवहार करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसके बेसिस पे, जेंडर, धर्म, जाति, भाषा और राष्ट्रीयता के आधार पे हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड, एम्प्लॉय बहुत सेटिस्फाइड रहेगा, संतुष्ट रहेगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करके। सेकेंड, मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट अप द मोराल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके मोराल्स को बूस्ट कर सकते हैं ताकि वो अपना 100% दे। और इसी का अगर हम लोग वॉयलेशन करते हैं इस प्रिंसिपल्स का, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि जितने भी एम्प्लॉय हैं सारे असंतुष्ट रहेंगे, डिससेटिस्फेक्शन सब में बना हुआ रहेगा। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, तो लेबर जितना छोड़ के जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर, और अगर वो अगर ज़्यादा होगा तो इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर कहेंगे। और थर्ड क्या होगा, अनहेल्थी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, तो दोनों के बीच में एक खटास रहेगा,
मन मुटाव रहेगा, काम ढंग से नहीं होगा। जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ वहाँ पे काम ढंग से नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12th नंबर पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब यहाँ पे क्या है वही कि जितने भी आपके वर्कर्स हैं, जितने भी आपके लेबर है, उनको उनके टेन्योर को आपको स्टेबल करना, मतलब वो छोड़ छोड़ के भाग ना जाए, तो उनको आपको होल्ड करके रखना है। कैसे रखेंगे इसको हम लोग पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू नंबर फ्रिक्वेंट टर्मिनेशंस एंड ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स द मैनेजर मस्ट प्रोवाइड दैट द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज, बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब द एम्प्लॉयज कैन नॉट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी आपकी कंपनी में वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनको आपको एक जॉब सिक्योरिटी देना होगा। जब तक उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगा, वो इनसिक्योर रहेंगे अपने जॉब को लेके कि कब मेरा जॉब जा सकता है, कब मेरे से हमको कब उनको निकाल दिया जाए जॉब से। तो ये अगर उनके मन में डर बना रहेगा तो वो कभी भी अपना 100% नहीं देंगे। इसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कम हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया मैनेजर्स को ये सबसे पहले बिलीव करवाना होगा कि जितने भी उनके अंडर में वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज इज बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए टर्नओवर का मतलब वही है कि छोड़ के चले जाना, तो ये जितना फ्रीक्वेंट जितना भी होगा वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही एक खराब स्थिति हो सकता है। एंड सच डिसीजन मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। देखिए क्यों ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हैं, तो उसका हमें ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है। तो उसमें एक ह्यूज खर्चा चला जाता है। फिर वो अगर काम कर रहा है, करते करते छोड़ के चला गया, फिर दूसरे को सेम प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए कंपनी का कॉस्ट भी बढ़ता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्योल personnel should be selected and appointed after due and rigorous procedures, but once selected they must be kept at their post for appropriate fixed period of time। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं, तो उन सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट करते हैं तो बहुत टफ एग्जाम के बाद, रिगोरियस मतलब होता है टफ, बहुत टफ प्रोसीजर्स के बाद उनका सिलेक्शन होता है। और अगर एक बार हो गया तो उनको हम लोग उनका हम लोग प्लेस या पोस्ट हम फिक्स कर देते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए कि अब इतने समय के लिए इस पोस्ट को ये वर्कर मेरा या ये एम्प्लॉयज़ को होल्ड करेगा। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट, और उनको एक टारगेट दे दिया जाता है, एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है ताकि वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सके, एक रिजल्ट दिखा सके। एनी इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब वुड टेंट टीम टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू बियर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो यही बात मैंने आपको बताया, अगर आप उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं देंगे तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं। अगर उनको कहीं अच्छा जॉब मिल गया तो वो क्या रुके रहेंगे आपकी कंपनी में? वो नहीं रुकेंगे, वो तुरंत स्विच कर देंगे, दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, और इसमें आपका नुकसान होगा क्योंकि आपने उसका सिलेक्शन जो रिक्रूटमेंट किया, ट्रेनिंग किया, इसमें आपका एक अच्छा खासा खर्चा गया है, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम लोग देख लेंगे। अगर हम इस तरीके से करते, इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते, तो सबसे पहला होगा इम्प्रूव्स एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगा। सेकेंड, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, तो रिसोर्स और टाइम का कोई वेस्टेज नहीं होगा। वेयर एज अगर हम इसको नहीं यूज़ करते, वॉयलेशन करते इस प्रिंसिपल्स का, देन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है। आपको याद नहीं करना, अगर आप पॉजिटिव को जानते तो उसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इन लर्निंग द न्यू जॉब, नए जॉब को सीखने के लिए वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा। नए नए लोग को हम लोग बार बार ट्रेनिंग देंगे, फिर वो छोड़ के चला जाएगा, फिर उसको ट्रेनिंग देंगे, तो इससे क्या होगा, नुकसान हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़ के बीच में फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन का माहौल बना हुआ रहेगा अगर आप उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं देते, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 13th है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, शुरुआत करना, फर्स्ट स्टेप को टेक करना, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप with self-motivation. Fayol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiatives in making and executing a plan. अब यहाँ पे सबको मौका देना चाहिए। अगर हम मैनेजर हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देंगे जिसमें हम उनको बोल सकते हैं कि आप लोग भी फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। आपके दिमाग में अगर कुछ अच्छा प्लान चल रहा है तो प्लीज़ सजेस्ट करिए। अगर उनका प्लान बहुत अच्छा हुआ तो उसको हम लोग रखेंगे
और अगर अच्छा नहीं हुआ तो उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छा होता है कि इससे क्या होता है ना, एम्प्लॉय को बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मालिक हमसे पूछ रहा है कि बताओ अब क्या किया जाए, तो मालिक को हम अपना थॉट शेयर करें तो इससे फ़ायदा होता है। तो इससे एम्प्लॉयी के अंदर एक मोटिवेशन होता है कि वो भी फिर अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट गिव्स इमेंस सैटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉयज़, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ बहुत संतुष्ट होंगे, सैटिस्फाइड होंगे, क्योंकि वो उन्होंने कुछ एक अच्छा आइडिया दिया फर्म के लिए, और वो आइडिया हो सकता है अगर अच्छा लगे मैनेजर को तो वो उससे सैटिस्फाई हो सकता है। सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉयज बिफोर फ्रेमिंग द प्लान। तो यहाँ पे मैनेजर्स क्या करता है, सबके आइडिया और सजेशन को वेलकम करता है प्लान बनाने से पहले। द इनिशिएटिव डज नॉट मीन disobedience or going against the establishment practices of company for sake of being different। तो यहाँ पे देखिए, इनिशिएटिव का मतलब किसी का उल्लंघन नहीं करना होता, किसी का अपमान करना नहीं होता। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जाए कि यहाँ पे किसी का डिसओबीडियंस नहीं होता है। ये एक इनिशिएटिव जो होता है ना, एक अच्छा शुरुआत, एक अच्छा पहल होता है। अ गुड कंपनी शुड हैव एम्प्लॉयज सजेशन सिस्टम whereby suggestion which result in reduction of cost on time should be rewarded। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको अच्छे आइडियाज आपके एम्प्लॉयज से मिल जाता है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कॉस्ट बचता है, क्योंकि आप अगर बाहर से किसी को बुलाते हैं प्लानिंग के लिए तो आपको वहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आपके एम्प्लॉयज, क्योंकि देखिए हर एक इंसान के पास अलग अलग थिंकिंग होता है, अलग आइडिया होता है, क्रिएटिविटी बहुत अलग होती है। तो अगर हमको वहाँ से कुछ अच्छा पॉजिटिव मिल रहा है तो हम उसका क्यों ना यूज़ करें। और यूज़ करने से क्या होगा कि एम्प्लॉय भी आपका खुश होगा, आपको बेनिफिट होगा, और अगर कोई आपको अच्छा सजेशन दे रहा है तो उसको तुरंत रिवॉर्ड भी करना चाहिए कि भाई तुम्हारा ये जो आइडिया है बहुत यूज़फुल है, इससे हम आगे काम कर सकते हैं। तो उसको रिवॉर्ड करने से वो और क्रिएटिव आपके बिजनेस के बारे में प्लान करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि एम्प्लॉय सजेशन दे रहे बॉस को, सब यहाँ पे खुश है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका देखेंगे, डेवलप्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज। तो अब देखिए, बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है कि अपनत्व का फीलिंग होना, मतलब कि अगर बॉस और मैनेजर दोनों के बीच में एक अपनापन आएगा तो इससे ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगा। एम्प्लॉयज अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ दे आर सेटअप विद दियर कंसल्टेशन। वो हर काम को उनको जो टारगेट मिलेगा वो समय से करें, क्योंकि देखिए कंसल्टेशन के साथ ही तो उस प्लानिंग को किया गया है, तो वो उस काम को मन लगा के करेंगे। और अगर इसका वॉलेशन करते, इस प्रिंसिपल्स को नहीं मानते, तो दो इसका नुकसान हो सकता है। पहला, एम्प्लॉयज विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। एम्प्लॉय यहाँ पे फिर ना बॉस के ऊपर छोड़ देगा, वो अपना बेस्ट एबिलिटी परफॉर्म नहीं करेगा। और डिमोटिवेट अमंग एम्प्लॉयज, और यहाँ पे वो लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं। लास्ट इनका प्रिंसिपल्स, 14th प्रिंसिपल्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स है। स्पिरिट डी कॉर्प, इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट होना, यूनिटी होना और हार्मनी होना। मतलब अगर फर्म को कोई फायदा होता है, फर्म को कोई प्रॉफिट अर्न होता है, तो फर्म का मालिक ये ना बोले कि ये प्रॉफिट मेरी वजह से हुआ। अगर जहां उसने आई लगा दिया, कि मैं का मतलब आई, जहाँ उन्होंने आई लगा दिया तो बाकी सब जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉयज उनका मन छोटा हो जाएगा, वो दुखी हो जाएंगे। और यहाँ पे आई को रिप्लेस करके वी को इंसिस्ट किया गया, मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ ये हम लोगों की वजह से हुआ। देखिए, एक वर्ड को चेंज करने पे कितना अच्छा चेंज आ सकता है, पॉजिटिव माहौल हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे उन्होंने इसी बात को बताया है। मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, मतलब कोई भी काम को हम लोग टीम में करें, बहुत अच्छे से करें, यूनिटी हो उसमें, और हार्मनी हो, मतलब मिल के हम काम को करें, हमारे बीच में एक यूनिटी हो। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग साथ में मिल के कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेट करेंगे, मतलब काम को करेंगे। अब मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। मैनेजर को वहाँ पे आई आई नहीं करना चाहिए कि मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। उसको बोलना चाहिए हम लोगों की वजह से ये काम हुआ, ये जो हुआ है हम लोगों की वजह से हुआ है। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट। इससे क्या होगा ना, सबके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होगा। एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द टीम मेंबर्स, और सबके बीच में एक अपनापन होगा। इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनाल्टी। पेनल्टीज लगाने का किसी को ज़रूरत नहीं, अगर हम लोग बोल देंगे कि हम लोग मिल के काम करें तो लोग खुशी-खुशी करेंगे, यहाँ पे किसी को पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें तो 2 चीज़ होगा, एक तो टीम स्पिरिट डेवलप्ड होगा जो कि हम लोग अभी डेफिनेशन में देखे, और सेकंड क्या होगा कि ग्रुप गोल्स बहुत अच्छे से अचीव हो सकता है, बहुत बहुत फास्ट अचीव हो सकता है।
और नेक्स्ट अगर हम इसको नहीं यूज करते तो बैड इम्पैक्ट क्या होगा, टीम गोल मे नॉट बी अचीव्ड, जो गोल है वो अचीव नहीं होगा क्योंकि सब लोग अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, कोई किसी के साथ कोऑपरेट या कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा। सेकंड, नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल, जहाँ पे टीम स्पिरिट नहीं होगा, एक दूसरे के साथ मन मुटाव होगा, स्ट्रेस होगा और वहाँ पे काम करने का उनका मन नहीं करेगा। क्लियर है? तो हेनरी फ्योल का हो गया 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट और ये आज का लास्ट वीडियो था। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर इन केस आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगी। और नोट्स का बात तो बहुत जल्दी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप अपने से नोट्स बनाते तो वो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। कुछ दिनों में मैं आपको हर एक चैप्टर का नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को उन तक शेयर करिए जो क्लास 12 कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।